अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूं सारान और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूं। और हस्ब मामूल हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने और पाकिस्तान के लिए ढेरों अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने मुख्तलिफ इशूज़ को कैसे कवर किया, एक नज़र एक पैकेज देखते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने सिंध हाउस ज़मीर के खरीदारों का मरकज करार दे दिया। हॉर्स ट्रेडिंग पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। और चौधरी परवेज इलाही की वजीर आजम के किरदार की तारीफ को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर शाया किया है। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी के अल्फाज हैं, सिंध हाउस में नोटों की बोरियों से ज़मीर के सौदे, वजीर आजम इमरान खान। इसी खबर को रोजनामा खबरें ने इस अंदाज से पेश किया, सिंध हाउस में नोटों की बोरियां, करप्शन के पैसे से ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान। हॉर्स ट्रेडिंग को रोजनामा जंग ने जैली हरूफ में शाया किया। हॉर्स ट्रेडिंग सिंध हाउस मरकज 20-20 करोड़ में ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बताए, क्या जमहूरियत में इसकी इजाज़त है? वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने वजीर आजम के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेकर ज़मीर के खरीदार मौजूद, वजीर आजम इमरान खान। इसी खबर के लिए रोजनामा नई बात के अल्फाज हैं, सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज, एक गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा दुनिया ने वजीर आजम के बयान को अहमियत दी। सिंध हाउस इस्लामाबाद में नोटों की बोरियों से हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्शन कमीशन जवाब दे, वजीर आजम इमरान खान। सियासी सूरत हाल को रोजनामा पाकिस्तान ने इस तरह हाईलाइट किया, 10 से 12 हुकूमती अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। परवेज इलाही, इत्तेहादियों के बगैर अक्सरियत हासिल, बुजदार से मुतालिक फैसला नून लीग ने करना है। बिलावल। इंग्लिश अखबार द न्यूज़ की टॉप स्टोरी है, कंसेंसस ऑफ एमपीज बीइंग बाउट एट सिंध हाउस पीएम। डॉन अखबार की मेन स्टोरी है, आफ्टर लेटिंग कैट आउट द बैग, इलाही प्ले कैट्स पीटीआई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, पीएम इमरान इश्यूज क्लैरियन कॉल फॉर डी चौक रैली। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी है, पीएम अर्जेस पीपल टू कम आउट अगेंस्ट स्लेव्स ऑफ अमेरिका। डेली टाइम्स ने चौधरी परवेज इलाही के बयान को फ्रंट पेज पे कवरेज दी। सेफ कस्टडी, इलाही क्लेम्स 10 to 12 गवर्नमेंट लॉ मेकर्स आर इन सेफ कस्टडी ऑफ ऑपोजिशन। एक नजर डालते हैं जी रनडाउन पे। सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज, इदारे नोटिस लें, वजीर आजम इमरान खान। पीटीआई के 12 अरकान कौमी असम्बली, अपोजिशन ने यरगमाल बना लिए, चौधरी परवेज इलाही। शिकस्त खुर्दा शहबाज शरीफ की अनोखी ख्वाहिश, पीटीआई के बगैर कौमी हुकूमत। और आज के प्रोग्राम में हम आपको हस्ब साबिक़ा एक सेगमेंट में ले चलेंगे, सियासतदानों की कलाबाजियाँ। आज के प्रोग्राम खबर की खबर में रोज़नामा नवाए वक्त का इदारिया है, सियासी अदम इस्तेहकाम की गंभीर होती फ़िज़ा में कोर कमांडर्स की दिफाए वतन के लिए फ़आलियत। रोज़नामा डान में सैयद शहरयार रज़ा साहब का कालम है, कैन स्पीकर्स डिसीजन बी चैलेंज। और टॉप ट्रेंड पे ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। कल वो हम बात कर रहे थे सिंध हाउस के हवाले से और वज़ीर आज़म साहब ने इस पर बात की है और उनका ये कहना है कि इदारों को इस पर नोटिस लेना चाहिए। शफीक साहब, आपका फ़िक्रा उचक लिया उन्होंने। मैं नहीं, मेरा ख्याल है हमें भी ज़ाहिर है सहाफ़ी हैं तो चीज़ें ट्रैवल कर रही होती हैं, लेकिन इदारे क्यों खामोश हैं शफीक इस मामले पे? अब मसला यही है ना कि इदारे जब न्यूट्रल रोल प्ले नहीं करेंगे, जब 30 साल में जिन्होंने इदारों में अपनी आबियारी की हुई, अपने बंदे बिठाए हुए हैं और वो मेरिट के ऐसे फेर रहे हैं और वो अपने साबिका अकाउंट को सर्व कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जो मर्जी इदारा हो। कुछ हमारे हदूद को हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन लोग जानते हैं कि कौन से इदारे हैं। जब 30 साल आप आबियारी करेंगे, वहाँ पर आप अपना पनीरी लगाएंगे, वो पनीरी जब पौधा बनेगी, दरख्त बनेगी, तो वो तो सर्व उन्हीं को करेगी ना, वो फल उन्हीं को देगी। बिल्कुल। तो इसलिए देखें, ये अब ये टाइम जो बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इनको एक्सपोज करना ज़रूरी है, क्योंकि इदारों के पास जो एक अथॉरिटी है वो अपने अथॉरिटी इस्तेमाल करते हैं। मैं परसों बैठा हुआ था कुछ लीगों के पास, वो कह रहे थे कि हम इलेक्शन कमीशन के जरिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नाअहल करार दिलवा देंगे, तो जो ये अपना जलसे खिताब कर रहे हैं। मैंने कहा यार, आप इसका मतलब है कि आप जो अदम एतमाद का आपके पल्ले कुछ नहीं है, क्या आप दाएं बाएं से चल रहे इदारे के आपके रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं? बिल्कुल सही। अब देखें ना, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप ये सब कुछ हो रहा है। पहले हम बात कर चुके हैं, गिलानी के बेटे की वीडियो आई,
फिर अब ये फिर वो अपना धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हम जावेद लतीफ निकाल कहा कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, करेंगे, हम हमारा हक है। तो इदारे अब भी खामोश है, तो फिर हम इदारों को हम बातें भी कर सकते हैं ना। फिर उन्हें ज्यादा करो वो तो उनकी दुम पे पाँव हो जाता है, ये हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर वो अपना सुओ मोटे इख्तियार इस्तेमाल करके बुला लेते हैं, और लेकिन ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं। इदारों का काम है वो न्यूट्रल रहें। वो अगर वो हुकूमत को अपना के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं तो इनके खिलाफ भी एक्शन लें। अब यहाँ पे हमारा इलेक्शन कमीशन खामोश है, और उनसे पूछे ना कि कल वजीर साहब ने कहा जी हमारे 10 से 12 रकीन उन्होंने अपना कस्टडी का मतलब ये रकमाल है अपोजिशन के पास, तो क्या हमारा ये अपना इलेक्शन कमीशन नहीं देख रहा? क्या हमारी आला अदलिया नहीं देख रही? क्या हमारे जो अखलाकियात इतनी नीचे गिर गई कि एक बंदा नेशनल मीडिया पे आके इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, और हाईएस्ट लेवल स्पीकर पंजाब असेंबली कह रहे हैं कि 10 से 12 उनकी कस्टडी में, और वो पोजीशन के दावे जो हैं 25 से 30 सरकार हमारी जेब में। बिल्कुल ठीक है। तो भाई अगर आपकी जेब में, अगर आपकी जेब लेने के लिए कहाँ से वो परचेजिंग पावर आ गई आपकी? कहाँ से पैसा खर्च किया आपने? सिंध हाउस का नाम आ रहा है, इसका मतलब है कि सारा सिंध से पैसा आया। और जो सिंध का जो टैक्स, सिंध बार बार बात करते हुए शर्म आती है हमें कि सिंध के हालात देख लें और इनके खेलने के अंदाज देख लें कि ये हम तो जो लोग तो कोई और शॉपिंग करते हैं ना, ये शॉपिंग करते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियन की। बिल्कुल उनका ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं, और तुफ़े ऐसे लोगों पे जो अपना ज़मीर बेचते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक रिपोर्ट देखते हैं जी, कल वजीर आज़म ने क्या कहा, फिर उसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान की शान, ऑपोजिशन के लिए तूफान, वजीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाब अवामी राब्ता मुहिम जोरों शोरों से जारी। सवात में पीटीआई का सियासी पावर शो, अवाम की बड़ी तादाद वज़ीर आज़म का खिताब सुनने उमड़ आई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि कुछ लोग सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेकर बैठे हैं। सिंध के अवाम का पैसा लेकर हुकूमती एमएनएस खरीदने आए हैं। सियासतदानों की ज़मीर की कीमत 20-20 करोड़ लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को मालूम है कि इमरान खान रह गया तो सब जेल जाएंगे। सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, जो ये नवाज शरीफ ने एक दफा छांगा मांगा में शुरू की थी रिवायत। क्या कोशिश हो रही है? सारी दुनिया के सामने बेशर्मी से हमारे एमएनएस को खरीदने आए हैं, और खरीदने इसलिए आए हैं कि इनको सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं, और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान सवात जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनने से भारतीय अदालत का मना करना इस्लामोफोबिया है। आरएसएस की बदौलत आज भारत में तासुर परस्त जमात की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों से इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर हो गई, जिस पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कल हिंदुस्तान में कर्नाटका की अदालत ने फैसला किया कि मुसलमान लड़कियां हिजाब नहीं कर सकती। इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं कि मुसलमान लड़कियों को हिजाब करने से अदालत ने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ एक तासुब वाली, तंग नजर वाली आरएसएस की हुकूमत जो इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के दुश्मन है, ये है इस्लामोफोबिया। और शुक्र है अल्लाह का कि हमारी कोशिशों की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने ये रेजोल्यूशन पास की। उन्होंने कहा कि मौलाना दीन के नाम पर सियासत करते हैं और हुकूमत में शामिल होते हैं। क्या मौलाना ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ किसी से बात भी की? वज़ीर आज़म ने कहा कि पीटीआई हुकूमत की काविशों से अब हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा। सलमान भाई, वज़ीर आज़म ने बार बार कल यही बात की कि जी सिंध हाउस में नोटों की बोरियां जो हैं वो खोल दी गई हैं। देखें इसार साहब, कानून की हुक्मरानी वहाँ होती है जहाँ इदारे खुद मुख्तार हों, जहाँ इदारे शफाफ हों, जहाँ इदारों में जवाबदेही का तसव्वुर हो, और जहाँ इदारे जो है कानून और आइन के मुताबिक चलें। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने जो पिछले 20-30 साल की सियासत की है इस पाकिस्तान में, हमने इदारों को मफलूज करके रख दिया है। इसमें सियासी मुदाखलतें कर करके अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक बड़े पोस्टों पे ऐसे लोगों को बैठा दिया है जो कानून की हुक्मरानी से ज़्यादा उन जमातों की और उन अफराद की ताबेदारी करते हैं जिनकी वजह से वो यहाँ आते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जब हम बार बार नेक्सिस की बात करते हैं तो वो यही नेक्सिस हैं जो उन्होंने बाकायदा हर इदारे के अंदर अपने बनाए हुए हैं स्ट्रॉन्ग माफिया ने, रूलिंग एलिट ने।
अब आप उनसे तवक्को रखते हैं कि जनाब वो आपके लिए वो काम करें जो कानून और आइन के मुताबिक हो। तो मैं पूछता ये हूँ कि क्या वो खुद लोग जो है जो वहाँ बैठे हुए हैं वो किसी कानून और आइन के मुताबिक आए हुए हैं? देखिए ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो चीज़ दुनिया स्क्रीन के ऊपर देख रही है, जो चीज़ बरमला जिसका इजहार लोग कर रहे हैं, उसके बारे में भी कानून खामोश है, उसके बारे में भी कानून गूंगा बहरा हो जाता है, उसके बारे में भी कानून कोई एक्शन नहीं लेता। तो फिर उससे उन लोगों को तकवीयत मिलती है जो समझते हैं कि कानून जो है वो कोई चीज़ नहीं होती, उसको हम अपनी ताकत के साथ, अपनी मर्जी के साथ, अपनी मंशा के मुताबिक चला सकते हैं। सब पाकिस्तान में अब देखिए, उर्दू अखबारात में भी ये चीज़ें जिक्र हुई हैं, अंग्रेजी अखबारात में भी जिक्र हुई है। कल हमने जाहिद साहब का कॉलम जब डिस्कस किया था तो उन्होंने कहा कि बाकायदा अरकान असम्बलियों की खरीदो फरोख्त चल रही है। जी ऐसे ही है। कोई एजेंसी, कोई इदारा, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई अदालतें उस पर नोटिस ले रही हैं, मुझे आप बता दें। बिल्कुल। और ये कोई खेल नया पहला नहीं है। सबसे पहले ये खेल का आगाज वो छांगा मांगा से शुरू हो जाए और फिर ये सेनेट के इंतखाबात तक आ जाए। सब ने वो देखा कि अब शफीक साहब किस तरह से नोट लोग गिनते हुए दिखाए जा रहे थे। अब जब ये चीजें हो रही हैं, बात आप करते हैं सियासत की, बात आप करते हैं जमहूरियत की, बात आप करते हैं पाकिस्तान में हमसे बड़ा जमहूरी चैंपियन कोई नहीं है, लेकिन वो हरबा इख्तियार करते हैं जो आइन गैर आइनी होता है, जो गैर जमहूरी होता है, जो गैर अखलाकी होता है, जो गैर सियासी होता है, जो करप्शन बदनवानी को प्रमोट करता है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ एहसार राना साहब, अगर आपने पाकिस्तान की सियासत को शफाफ बनाना है, इस मुल्क को जमहूरियत पे लेके आना है सही ट्रैक के ऊपर, तो ये जो करप्शन पर मबनी, बदनवानी पे मबनी, दौलत की बुनियाद के ऊपर, अकरा परवरी की बुनियाद के ऊपर जो सियासत हम कर रहे हैं ना, इसका हिसाब होना चाहिए। आप कहते हैं ना ये ज़मीर के मुताबिक, कल वो मैं सुन रहा था कि जी अगर ये लोग अपने ज़मीर के मुताबिक किसी और को वोट देना चाहते हैं तो क्या मसला है? तो भाई ज़मीर के मुताबिक वोट तो देना चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ, ज़मीर के मुताबिक जिस पार्टी ने आपको जिताया है, आप पहले वहां सीट छोड़े ना, और उस सीट को छोड़कर फिर आप आगे जाए ना। सीट भी वही है, हुकूमत भी वही है, इंजॉय भी वही है, इख्तियारात भी वही है, और यहां पर आपने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट भी देना है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन खत्म होनी चाहिए और ये हमारी आला अदालतों को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। ये 12 अफराद जो है जिनके बारे में कल सारा सोशल मीडिया कह रहा है कि यरगमाल बनाए हुए हैं, उनको आपने रखा हुआ, वो कहाँ है? उनके साथ राब्ता क्यों नहीं है? मेरे एक दोस्त लंदन से आए हुए हैं, उनकी जो खाला है वो इस वक्त MNA है, ठीक है, वो मुझे बता रहा है कि मैं अपनी खाला से राब्ता नहीं कर पा रहा और उनके फोन भी बंद पड़े हुए हैं। भैया किस किस्म का सियासी निजाम है? आप तो कहते हैं आपके पास अक्सरियत है, आप तो कहते हैं हमारे पास नंबर पूरे हैं। खाला किस पार्टी में है? सर वो PMLN से। और जिस वो कहते हैं कि जी अपना आपके नंबर ये पूरे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आप जाएं अपने जाके अददी तादाद शो करें। आपने लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, उनको कैद में रखा हुआ है, हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है ताकि कहीं लोग भाग ना जाए। ठीक है खालिद, ज़मीर के मुताबिक वोट देना एक चीज़ है और मैनिफेस्टो के ऊपर किसी पार्टी के इलेक्शन लड़के वोट लेना दूसरी चीज़ है। आप जब इलेक्शन लड़ते हैं और किसी एक मंशूर पे लड़ते हैं किसी जमात के, तो वोट तो उस मंशूर को मिला होता है। देखिए वोट तो मंशूर को मिला होता है और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुंतखब होने के बाद ये होती है कि वो आईने पाकिस्तान का हलफ उठाते हैं कि वो आईने पाकिस्तान की किसी भी सतह पर खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। और देखिए सितम ज़रीफ़ी देखिए राणा साहब कि वफाक के वसाइल जो सिंध को दिए गए हैं वफाक ने पिछले 3 साल में, और वफाक के वसाइल जो हैं वो इस वक्त सिंध हुकूमत वफाक के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। और इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह जो है अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त का जुमा बाजार जो लगा दिया गया है और छांगा मांगा की जो सियासत थी वो एक बार फिर जो है वो जिंदा कर दी गई है। और पिछले 3 साल के दौरान शफीक साहब मैं आपको बताऊं कि 1900 अरब रुपए जो हैं वो वफाक ने, PTI की वफाक के अंदर हुकूमत ने NFC अवार्ड के तहत, सलमान जानता है कि वो सिंध हुकूमत को दिए हैं, लेकिन वो सिंध में खर्च होने की बजाय मुझे बताएं कि आपको कभी सिंध के अंदर आप गए हैं, वहां पर कोई मंसूबा बड़ा नजर आया है? वो सिंध के वसाइल जो हैं वो यहाँ पर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का जो पंजाब के अंदर लॉन्ग मार्च आया उस पर सर्फ किए गए, और सिंध के वसाइल जो हैं वो अब अरकान असम्बली पर खर्च किए जा रहे हैं। और अब देखिए सिंध, उसके अंदर ही देखें कि वहाँ पर 400 के करीब जो पुलिस एहलकार है, सिंध पुलिस के एहलकार जो है उनको वहाँ मंगवाया गया है, उनकी वहाँ ड्यूटियाँ जो हैं लगाई गई हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊँ कि ये जो हार्स ट्रेडिंग जिसका आगाज़ छांगा मांगा से हुआ था, इसका सबसे ज़्यादा शिकार जो है
अब वो इमरान खान की हुकूमत हुई है, जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, अब वहाँ पर कभी केपी के अंदर सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है, कभी सेनेट के जो इलेक्शन है चेयरमैन सेनेट के वहाँ पर खरीदो फरोख्त होती है, और कभी जो है सिंध असेंबली के अंदर चंद रोज पहले 4 अरकान असेंबली जो हैं उनकी खरीदो फरोख्त हुई, और अब कौमी असेंबली के अंदर जो है वो खरीदो फरोख्त की जा रही है, क्योंकि जो इस काम के व्यापारी हैं वो जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ व्यापारी इस्तेमाल होते थे, अब वो मुत्तहिद होकर एक पेड़ पर होकर जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। राना साहब, कानून या इंसाफ की देवी कहते हैं अंधी हुई है, अंधे होते हैं। वो इसलिए कहा जाता है कि वो बैलेंस देखते, वो नहीं देखते मेरे साहब राना साहब हैं, खालिद साहब हैं या सलमान साहब हैं। लेकिन अगर वो इंसाफ देने वाले इदारे अंधे हो जाए तो फिर लोग कहाँ टकरे मारे? क्या इदारों को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? सर देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ना, उसका इस वक्त बिहेवियर बड़ा शर्मनाक है। वो इमरान खान साहब को तो इस बात के ऊपर नोटिस भेज देता है कि आपने उस जलसे में नहीं जाना, हालांकि सदारती आर्डिनेंस के बाद ये इजाज़त हो गई, लेकिन वो लाजमी एक नोटिस जारी करता है। ऐसा लगता है कि उसके ज़िम्मे सिर्फ ये है कि उसने पीटीआई के ऊपर नज़र रखनी है, पीटीआई की फंड फंडिंग केस का भी फैसला उसने लेके आना है, उसको डिस्कस भी करवाना है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून का फंड फंडिंग केस वहाँ पड़ा हुआ है, वो उसकी सुनवाई नहीं करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चों ने की वीडियो आई जिसमें वो पैसे दे रहे हैं, उसके ऊपर वो एक्शन नहीं लेंगे। सेनेट इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ उसके ऊपर वो एक्शन नहीं लेंगे। जावेद लतीफ़ के बयान पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा है, देखे ना, रियासत के अंदर रियासत सिंध हाउस में बनी हुई है, जहाँ पे वो एक वो ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई इदारा पर नहीं मार सकता, कोई एक जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो नहीं जा सकते, उन्होंने अपने मुहाफिज ला के वहाँ बिठाए हुए। तो ये कौन सी गुंडागर्दी है, ये कौन सी बदमाशी हो रही है जिसके अंदर आप इस सतह के ऊपर चले गए कि आप किसी बंदे को वो यूं बना दिए जैसे इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका गैर है और उस इलाका गैर में कोई नहीं जा सकता, नो गो एरिया बना दिया गया। दूसरी चीज आपने जो कही, इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं ये तो अब उनकी क्रेडिबिलिटी का भी मसला है। ये खाली पीटीआई की बात नहीं है, एक ऐसी जमात की बात है जिसने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। आप उन वोटरों के खिलाफ खड़े हुए हैं। और आखिरी चीज ये शफीक साहब कि ये जो अरकान जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा है ज़मीर वमीर, मैं तो पीटीआई को तजवीज़ दूंगा कि आप उनके हलकों के अंदर जाके जलसे करें, उनके हलकों में जाके कैंप लगाएं, उनके हलकों में जाके अवाम जो है वो बाहर निकले कि वोट हमारा है, तो हाउ डेयर यू कि आप उसको कहीं और इस्तेमाल कर सके। तो ठीक है, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात कर रहे हैं कि इत्तेहादी अपोजिशन के साथ जाते हैं या नहीं जाते, तो हुकूमत की क्या हिकमत में अमली होगी मैम? देखिए, हम कॉन्फिडेंट हैं, स्टेटमेंट्स बहुत सी दी जाती हैं, सब लोग दे रहे हैं स्टेटमेंट्स, जकीन फॉर पोजिशन कर रहे होंगे, लेकिन हमारी पार्टी और हमारी हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो डिफीट हो जाएगा। और हम समझते हैं एंड ऑफ द डे में हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा मैम, ये बताइए कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उनके बयानात बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, तो आप उन्हें किस तनाजुर में देख रही हैं? देखिए, ये सब अपनी सियासत की डिस्कशन हो रही है, सियासी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये भी एक हिस्सा है जमहूरियत का। बट हम कॉन्फिडेंट हैं कि एंड ऑफ द डे में इत्तेहादी हमारे साथ खड़े होंगे। आखिर में क्या वो डिसाइड करते हैं, टिल द लास्ट बॉल इज प्लेड कोई पता नहीं चलता, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब अपने एजेंडा पे चल रहे हैं, जो हमारा एजेंडा है कि हम आवाम की बेहतरी करें, सोशल वेलफेयर सिस्टम को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करें, हम उसी एजेंडा पे चल रहे हैं। बाकी ये जो सियासत खेल रहे हैं और मौलाना जो अब डेस्परेट हो गए, देखे ना, हमें 20 साल के बाद वो पावर के 3 साल 3.5 साल पावर के कॉरिडोर से बाहर रहे हैं, ना उनको वो अपना पर्सनल फायदा कुछ उठा सके हैं,
3-3.5 साल में, ना वो कोई उनको कोई इलेक्ट्रल सक्सेस खास मिल रही है। DI खान में फिर वो हार गए लोकल बॉडी इलेक्शन, जो उनकी गढ़ थी सपोजिटली। तो कई लोग डेस्परेट हैं, पावर के लिए ग्रैब करना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। ठीक है मैम, ये बताइएगा कि हम चूँकि चारों साफ़ी हैं, मेरे साथ सलमान आबिद साहब हैं, खालिद क़य्यूम साहब हैं और शफीक अवान साहब हैं, हम ये बात काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि जो मीडिया है वन साइडेड खबरें बहुत ज़्यादा चला रहा है और एक ऐसा उसने इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी है कि एक आम आदमी देखे तो उसे ऐसा लगता है जैसे सुबह हुकूमत चली जाएगी। देखिए, मीडिया हमेशा से पाकिस्तान में इतनी आज़ाद है कि गलत खबरें चला दे, लोगों पे की बेइज्जती कर दे, फैमिली मेंबर्स की बेइज्जती कर दे, कोई नहीं उनको रोक सकता। अगर उनको खुद कोई एहसास नहीं है, कुछ शराफत होनी चाहिए, कुछ रूल्स ऑफ द गेम होने चाहिए, तो वो करते रहे। और आजकल तो मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि पूरी हुकूमत चलाने या गिराने में वही उनका काम है, तो वो सियासत की गाइडेंस भी वही देंगे, हर चीज के वो अकले कुन है। तो इसका मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मीडिया से आप कुछ पूछेंगे सवाल। ये अपोजिशन वाले इशू पे ऐसा लगता है कि अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी हो गए, जो नून लीग है, जो मेजर स्टेक होल्डर है, अब वो पस मंज़र में चली गई है। तो क्या ये कितनी देर तक नून लीग ये बर्दाश्त करेगी कि वो पीछे बैठ जाए और मौलाना फजलुर रहमान साहब ड्राइविंग सीट पे रहें? एक्चुअली मुस्लिम लीग को अंदरून मसले हैं, क्योंकि उनकी ग्रुपिंग्स है। वो जो लंदन में फरारी मुल्जिम बैठा हुआ है, वो नहीं चाहता कि उसका भाई आगे आ जाए। तो ये आपस में फैमिली की जंग है, ये फैमिली की पार्टी है, ये कोई जमहूरी पार्टी तो है नहीं। तो फैमिली के आपस में झगड़े फसाद चल रहे हैं, ग्रुपिंग्स है, तो ये भी एक वजह है जो पीछे हट गए। दूसरा, जरदारी की तो हमेशा से पीछे से वो मनूवर करते हैं अपनी तरफ से, अपने ऑप्शंस वो अपनी तरफ से सोच रहे हैं, सारे वो खुले रखेंगे, लेकिन अपने ऑप्शंस को भी वो खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि मौलाना जिस राह पे इनको ले जा रहे हैं वो एक तंग गली में ले जा रहे हैं, जिधर वो सिस्टम डिरेल करना चाह रहे हैं। और मैं नहीं समझती कि सारी सियासी पार्टीज जो पार्लियामान में है और काफी नंबर्स में है, वो चाहेंगी कि सिस्टम डिरेल हो जाए। हाँ, वो लोग जो है अचकजई जैसे जो वन मैन पार्टी है या मुस्लिम दावर उनके साथ बैठा हुआ है, इनकी तो फिलहाल पार्लियामान में स्ट्रेंथ है ना बाहर स्ट्रेंथ है, तो ये तो हर सिस्टम को डिरेल करना चाहेंगे, क्योंकि उनको केओस से फायदा थोड़ा बहुत मिलता रहता है, अदरवाइज उनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरीफ मज़ारी साहिबा। शफीक साहब, मैं ना एक आपको कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने शामी साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू की, और गुफ्तगू तो सारी ही बड़ी वो थी, लेकिन उसका एक पोर्शन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। 12 बंदे या 10 बंदे ऐसे हैं जो हमें भी मिले थे, अब हम उनको भी ज़रा देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अब मिल नहीं रहे, लेकिन हमें पता चल गया कि वो कहाँ पे हैं। अच्छा, पीटीआई के 10 से 12 बंदे आपको मिले थे जो आपकी सोच से मुतासिर थे, आप अब उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहे और किसी सेफ कस्टडी में है। वो सेफ कस्टडी अपोजिशन की है या हुकूमत की है? अपोजिशन की है। अपोजिशन की है। हुकूमत को तो उनसे ज्यादा परेशानी है। शफीक साहब, ये तो बहुत जिसे कहते हैं ना सीरियस किस्म की परवेज़ इलाही साहब देखे इतने फ्रस्ट्रेट हो गए। पहले जो उन्होंने मेयर बुखारी को इंटरव्यू दिया, उसके बाद उन्होंने एक यू टर्न लिया और उसकी सफाइयाँ पेश करने लगे। फिर आज आकर उन्होंने बड़ा बमशल फोड़ दिया कि भाई 12 अरकान जो है डायरेक्ट ही ना कि वो अपोजिशन की उन्होंने ये अगवा बनाया हुआ, या ज़्यादा डायरेक्ट हो तो वो उन्होंने अगवा किए हुए हैं, और कहते हैं मुझे पता है कहाँ रखे हुए हैं। यानी ये देखें कि इनको पता है एक जुर्म हो रहा है और इतने बंदे जो हैं जो हुकूमत के वो गायब हैं और अपोजिशन की कस्टडी में हैं, तो भाई आप किस मर्ज़ की दवाएं आप बताएं हुकूमत को कि भाई जाएं उनको रिकवर करें। आप इसके एक असम्बली के स्पीकर हैं, आप कस्टोडियन हैं, मेम्बरान का आपका जो आप तहफ़्फ़ुज़ आप करते हैं, तो आप बरमला एक नेशनल मीडिया पर इतराफ़ कर रहे हैं कि 12 बंदे मुझे पता है कहाँ रखे हैं और अपोजिशन उन्होंने जरमा बनाया हुआ है, तो फिर इदारे इसका नोटिस क्यों चलें? आपकी तो इख्तलाफात होंगे हुकूमत से, लेकिन इदारे क्यों नोटिस ही ले रहे हैं? हुकूमत को चाहिए कि इनके बयान की रोशनी में इनसे रब्ता करें, और ये कहते हैं ना इन्होंने इतराफ़ जुर्म किया कि मुझे पता है वो कहाँ रखे हुए हैं,
उनको रिकवर कराए। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस मुल्क में ना बस ये कि कानून की बालादस्ती नहीं, कि हर बंदे की अपनी चौधराहट है, वो जहाँ वो अपना एक दायरा खींच लेता है, ये मेरा दायरा है, मैंने इस पर अपना कार्रवाई करनी और उसके अंदर कोई ना आए। अब वो हमारे जो अपना आपके जैते दोस्त हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने यार बरवा खेलने को मांगे चांद, वो कह रहे हैं आप पीटीए की मानस आप ना नेशनल गवर्नमेंट बनाएं। वो अल्लाह के बंदो, आप कल को हाथ मारो, सियासत 30 साल से सियासत कर रहे हो, कहते हैं आप कच्चे हैं सियासत के। और परवेज अली साहब तो ये उन्होंने मेंबर जिला कौंसिल से शुरू हुए थे और इस किस्म की सियासत मेंबरान को यरगमाल बनाना, आगे पीछे रखना, ये करना वो करना, इससे बखूबी वाकिफ हैं और मास्टर हैं इसमें। बिल्कुल ये बयान दे के उन्होंने एक, लेकिन हमारे इदारे जो है ना, हमारे इदारे सिर्फ नोटिस लेने के लिए बने हुए हैं इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ। इस बयान का कोई नोटिस नहीं लेगा। इनके किसी सियासतदान ने उन्होंने नहीं कहा, ये तो शहबाज शरीफ और जो अपने फजल रहमान साहब और जरदारी साहब चीख उठते हैं कि ये हो गया वो हो गया, फलां वजीर ने यह कह दिया, फलां वजीर ने ये, फवाद साहब कुछ कहते हैं या असद कुछ कहते हैं, तो दुम पे खड़े हुए थे। लेकिन इस बयान पे कि भाई 12 रकीन पोजिशन यरगमाल बनाए हुए, इस पर कोई नहीं बोलेगा, ना कोई सियासतदान बोलेगा, ना मीडिया ब्रिगेड बोलेगा, ना कोई साफी बोलेगा और ना इदारे बोलेंगे। ये हाल है हमारे इदारों का। ठीक है। जो इल्ज़ाम और या इल्ज़ाम तो नहीं, इंकिशाफ जो है परवेज इलाही साहब ने किया है, इसके बाद तो डेफिनेटली जो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ शफीक साहब की बात पे कि इदारों को इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये तो एक बड़ा खौफनाक बात है। देखिए, बतौर पंजाब असम्बली के स्पीकर और बतौर मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सरबराह हैं इस वक्त, वो चौधरी शहजाद साहब की बीमारी के बाद, ये तो इनका अपना काम था। छोड़े इख्तलाफात सियासत को, छोड़े आपका ताल्लुक किस ग्रुप से है, छोड़े आप किसकी हिमायत कर रहे हैं, छोड़े आप किसकी मुखालफत कर रहे हैं। आप क्योंकि कस्टोडियन है, पंजाब असम्बली चारों सूबों में सबसे बड़ी असम्बली है, आप बतौर स्पीकर ख़त लिखें। अगर आपको बात के बारे में पता है, आप लिखें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, आप लिखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आप लिखें मुल्क के इदारों को कि भाई ये देखिए मेरी इतलात ये हैं और ये मेरे पास एविडेंस है, जो बात कल आप शामी साहब के प्रोग्राम में बैठ के कर रहे हैं, और इसके ऊपर नोटिस लें, क्योंकि ये जमहूरियत के ऊपर धब्बा है, ये सियासत के ऊपर धब्बा है, ये इस मुल्क की कानून की हुक्मरानी के धब्बा है। और ये 12 लोगों को यरगमाल जिन लोगों को बनाया हुआ, इनको निकालें और जिनके नाम आपको पता है, जिन्होंने उनको किया, उनको भी सामने लाएं। लेकिन क्योंकि हम सब सियासत कर रहे हैं ना, किसी के हक में और किसी की मुखालफत में, तो ये हमें चीज़ें सूट करती हैं। अब हम मसला ये है कि आप या तो अपनी बेबसी दिखा रहे हैं, अपनी बेबसी बता रहे हैं कि 12 बंदे यरगमाल हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, या आप एक मैसेज दे रहे हैं किसी को कि जनाब देखिए आपके तो बंदे वहाँ पे अगवा कर लिए गए, यरगमाल बना लिए गए। मेरा ख्याल है कि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस तरीके में तमाद के कॉन्टेक्स्ट में हमारी अपनी सियासत के जो दाखिली मसाइल हैं वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और वो सियासी जमातों ने बताया है कि वो सियासत और जमहूरियत से ज़्यादा मौका परस्ती की सियासत करते हैं, मफादात की सियासत करते हैं, पैसे की सियासत करते हैं, दौलत की सियासत करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमने इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं करना तो फिर पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है। अब आप मुझे बताइए ना, जो तहरीक अदम तमाद है, इसमें आम आदमी का क्या मफाद है, मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो चीज़ आम आदमी के मफाद से हटकर एक ताकतवर टोला अपने मफादात के लिए खेल खेल रहा है, उस खेल के अंदर फिर अवाम तो लाताल्लुक हो गए ना। अवाम को क्या फर्क पड़ता है किसकी हुकूमत आ रही है, किसकी हुकूमत जा रही है, किस चेहरे को सामने ला रहे हैं, किस चेहरे को सामने ला रहे हैं, क्योंकि सबको पता है ये तो हमारे मफादात के खिलाफ खेल हो रहा है। और ये सारा वही। अब मुझे बताइए, महंगाई का मसला था, बड़ा सीरियस मसला था जब हम तहरीक में तमाद ला रहे थे। अब वो पता चला नहीं महंगाई मसला नहीं है, वो आपने यूरोपियन यूनियन को क्यों ऐसा कहा है, हम तो इसलिए लेके आ रहे हैं अहमद शहबाज की वो है ना वीडियो, कि जी ये इस वजह से हो रहा है। यानी अजीबो गरीब तजादात हैं, अजीबो गरीब टकराव की बातें आप करते हैं। तो मेरा ख्याल है अलमिया पाकिस्तान की सियासत में जो इस वक्त कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अभी जो सलमान ने बात की, वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा था और शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, इस हवाले से आज़ादाना खारजा पॉलिसी के तनाजुर में एक क्लिप देखिएगा। Government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. ये कहने की क्या जरूरत थी कि absolutely not? राना साहब, ये 23 सेकंड के क्लिप जो है ना खान साहब का, यही काया पलट है। यही सही पे सब जो अपना प्रो अमेरिकन शहबाज शरीफ और सारे जरदारी साहब जो वो सजदा करते हैं वाइट हाउस जाके, यही एक क्लिप है जो उनके अपना इन्होंने उसको पिक कर लिया और सब
इमरान खान के खिलाफ हो गए। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब ने कहा अमेरिका को, और तकलीफ शहबाज शरीफ साहब को, और उनका कि उन्हें क्या ज़रूरत थी कहने की। क्या आप पाकिस्तान ये तय कर ले कि हमने अपनी ज़िंदगी अमेरिका की ग़ुलामी में गुजारनी है? राणा साहब देखिए कि शहबाज शरीफ साहब के और उनकी फैमिली के तो सारे मफादात ही अमेरिका और यूरोप से और बरतानिया से जुड़े हुए हैं। उनके तो सारे वसाइल जो हैं वो पाकिस्तान की बजाय वहाँ पर पड़े हुए हैं। उनकी अपनी फैमिली जो है वो सारी वहाँ पर बिजनेस कर रही है, तो वो क्यों ना उनके मफादात का जो है अब वो तहफ़्फ़ुज़ करें और वो अपने हिसाब से दुरुस्त जो है वो फैसला उन्होंने किया है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये दीदा दलेरी देखें कि मैंने तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा कि इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह जो है अपोजिशन की जमातें इस्लामाबाद के अंदर वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ खुलेआम शफीक साहब खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्मीनाद आई थी, उस वक्त भी दोनों पार्टियां जो थी, दोनों जमातों ने अपने अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में नहीं रखा था, नून लीग ने मरी में रखा था जहां उनकी अपनी हुकूमत थी, और पीपल्स पार्टी ने सवात में रखा था जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। लेकिन उनकी आप दीदा दलेरी देखें कि वो इस वक्त जो है अब वो क्या और किस तरह के मफादात जो हैं वो अरकान असम्बली को जो हैं वो पेश कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, चौधरी बरादरान की आपने बात की है, चौधरी बरादरान ने जो कल यू टर्न लिया, मुझे उससे भी लगता है कि अब उनके अपोजिशन से भी कुछ फासले बढ़ते हुए मुझे राणा साहब दिखाई दे रहे हैं। और मेरी इतला के मुताबिक शफीक साहब अपोजिशन के अंदर, अपोजिशन के कैंप में कल से बड़ी तशवीश है। ठीक है, और उसकी वजह यह है कि चौधरी बरादरान जो है उनकी सारी सियासत जो है इस वक्त अब वो वजारत आला के गिर्द घूमती है। और वो एक तरफ चाहते थे कि हुकूमत उनके लिए वजारत आला का ऐलान करे, और अब वो दूसरी तरफ अपोजिशन से चाहते हैं कि अपोजिशन उनकी वजारत आला का ऐलान करे। लेकिन नून लीग किसी तौर पर जो है वो इससे दस्तबरदार नहीं हो रही, और नून लीग की तरफ से जो है वो अनाउंसमेंट नहीं आ रही। अच्छा सार साहब, मैं कल ये 3-4 हमारे मीडिया ब्रिगेड जो है उनकी चीज़ें देख रहा था। माशाल्लाह उन्होंने तो एक मुतबादल हुकूमत भी बना दी है, वज़ीर आज़म भी तय हो गए हैं, सदर भी कौन होगा, गवर्नर कौन होंगे, वज़ीर आला कौन होगा, वो दाखिला किसके पास होगा, ख़जाना किसके पास होगा। यानी ये क्या, इनके वो खेल जो है जो अपोजिशन को खुद नहीं पता कि हमने इसके बाद करना क्या है। क्योंकि 85 सवालात हुए हैं, उनसे पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि तरीक़त मत अगर कामयाब हो जाए तो आप क्या करेंगे। उनको नहीं पता कि क्या करना है। ये इन लोगों को कहाँ से ख्वाब आते हैं सर? देखिए सलमान भाई, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस डर्टी गेम का हिस्सा हैं, वो सहाफ़ी हों, वो सियासतदान हों, या कोई भी सहूलतकार हों, वो दरअसल इस वक्त जमहूरियत के ऊपर एक शब खून मारने में अपना किरदार अदा कर रही, और तारीख़ ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस सोसाइटी के अंदर एक स्पीकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी असम्बली का ये एतराफ़ करे कि 12 अफराद जो हैं वो सेफ, व्हाट इज़ द सेफ कस्टडी, क्या है, मतलब सेफ क्या? आप सीधा क्यों नहीं कहते कि उन्हें अगवा कर लिया गया है और बज़ोर ताकत अगवा किया गया है? और अगर उन्हें बज़ोर ताकत अगवा किया गया तो इदारे क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन ले रहे? क्यों नहीं उन्हें तलाश किया जा रहा? क्यों नहीं ये देखा जा रहा कि वो कहाँ पे हैं? और छांगा मांगा क्या था? छांगा मांगा कैसी शफीक साहब, आप बताएं ना। सब कुछ था, सारा कुछ इसी तरह था ना। शफीक साहब खुद वहाँ पे छंगा मांगा में गया था, गए थे ना। और जनाब वहाँ तो आप समझ लेंगे ना, वो नहीं थी कि माजी में कोई मिसाल दी जाती थी, एक उसने दुनिया में जन्नत बनाई हुई थी, वो माहौल था। अब वहां पे छांगा मांगा में भी तो आपने लोगों को अगवा करके बंद ही कर दिया था ना। पीपल्स पार्टी अपने अरकान को मरी ले गई थी और वहां ले जाके बंद कर दिया था ना, सवात। और इतना शर्मनाक था वो सारा कुछ वहां पे, जो अरकान असम्बली को जिस तरह फैसिलिटेट किया गया वो इंतहाई शर्मनाक था। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर वो इससे बड़ा काला धब्बा कोई नहीं था। अफसोस की बात यह है कि वही जमातें वही खेल दोबारा दोहरा रही हैं। उसी तरह ये अरकान को अगवा किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो 600 पुलिस एहलकार सिंध के जाके सिंध हाउस के इर्द गिर्द खड़े, वो इसीलिए खड़े हुए कि अंदर जो कुछ गड़बड़ है वो कोई और उस तक ना पहुंच सके। और दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको आखिरी कह दूं, फिर मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ हैं, कि ये सहाफ़ी जो अपने छोटी सी बोटी के लिए कौम का बकरा हलाल कर रहे हैं ना, ज़िबा कर रहे हैं, उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा किसी वक्त पे। महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पंजाब की सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे। परवेज इलाही साहब के तो बैनर भी लग गए वजारत आला के, तो क्या शेरवानी सिल गई है सर? और हम ये समझें कि उनकी ख्वाहिशों के ऊपर अब सारे फैसले होने? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई सूरत हाल है। पार्टी के अंदर तो बिल्कुल वाज़े तौर पर सारे यकसू हैं। और पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए थे और उनके साथ भी मुशावरत हुई और उन्होंने ये बात बड़ी वाज़े तौर पर कही और हमसे मशवरा किया कि इन हालात के अंदर पंजाब के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होने जा रही। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब के जो दोस्त हैं उनकी ख्वाहिश जरूर है कि पंजाब के अंदर तब्दीली आ जाए, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रहा। सरेदस्त तो जो मरकज के अंदर अदम एतमाद है, उसके ऊपर कोई फैसला होगा। उसके बाद अगर पंजाब के अंदर इन लोगों को अपोजिशन वाले भी भागदौड़ कर रहे हैं, हमजा शहबाज साहब भी इधर उधर घूम फिर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के अंदर कोई तब्दीली इन हालात के अंदर मुमकिन है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, कल परवेज इलाही साहब ने कहा कि 12 अरकान असम्बली जो हैं वो मिसिंग है और उन्हें सेफ कस्टडी में अपोजिशन ने रखा है। ये सेफ कस्टडी क्या है जी? क्या मतलब जबरदस्ती किसी को अगवा करें और ले जाके बंद कर दें और आप उसे सेफ कस्टडी कहें? और बीइंग स्पीकर परवेज इलाही साहब का क्या कि ये किरदार नहीं है कि वो खत लिखें बतौर स्पीकर इदारों को कि इस पे एक्शन लिया जाए? नहीं, पंजाब असम्बली के 12 अरकान सेफ नहीं, अरकान कौमी असम्बली। कल उन्होंने ये ऐलान एतराफ किया कि जी 12 अरकान अपोजिशन के पास हैं हुकूमत के। ये स्पेकुलेशन भी हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये है तो बहुत ही गलत बात है और ये खुली हाथ ट्रेडिंग है और ये कोई इखलाक भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप लोगों को कैद कर लें। और ये माजरत के साथ 1980 दहाई वाली छांगा मांगा की सियासत अब फिर होने जा रही है, तो ये काबिल मजम्मत है ये बात। और इस पर जो भी मुतल्लिका अदारे हैं उनको फौरी तौर पर नोटिस भी लेना चाहिए, स्पीकर कौमी असेंबली को इसमें नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू महमूद रशीद साहब। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे अनोखे लाडले शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि गलियाँ सुंजी हो जान और कला विच मिर्जा यार फिरे और क्या कहते हैं जितनी वो गौंडने वो उनको ताप चढ़ जाए और जनाब अली करार की हड्डी भी जो है वो भी सड़ जाए, सिर्फ मुस्लिम लीग नून फिरती रहे। इस ख्वाहिश पे बात करेंगे और एक सेगमेंट रह गया था सियासतदानों की कलाबाजियाँ, वो शेयर करेंगे। एक ब्रेक लेना, छोटा सा ब्रेक है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। वेलकम बैक जी। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी छोटी छोटी बात आपसे शुरू करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी एक ऐसी हुकूमत बनाए जिसमें पीटीआई ना हो और हम ही हम हो। ये उनका इतराफ़ शिकस्त है और इसका मतलब ये है कि 2023 में ये भी कहीं भी नहीं है। यानी 5 साल की हुकूमत वो मुतालबा कर रहे हैं, गैर आइनी मुतालबा, और कह रहे हैं उसमें जो है शरीक ना हो पीटीआई जो सबसे बड़ी जमात है इस वक्त मुल्क में। तो इन्होंने अपनी 2023 के इंतखाबात में भी शिकस्त मान ली है, अदम एतमाद में शिकस्त मान ही ली है। तो यार अब सब कुछ तुम्हारे कहने पर तो नहीं होगा ना, आओ मुकाबला करो, मैदान में आओ और इलेक्शन फेस करो। लेकिन ये इतराफ़ जुर्म उन्होंने कर लिया है
और ये मुझे लगता है कि 2023 में कहीं भी नहीं है। ये शहबाज शरीफ को बड़ी ख्वाहिश है पहले भी एक दफ़ा कि मिसाक जमहूरियत कर लें, मिसाक फलक मईशत कर लें। ये इनको ये मिसाक का जो है ये कहाँ से लस पड़ी है? देखिए, एक तो बात शफीक ने कर दी, इतराफ़ शिकस्त है। इसका मतलब है तहरीक इत्तेमाद के अंदर से जो गुब्बारे में से हवा थी ना, वो तो निकल गई। दूसरी बात जो मुझे सबसे बड़ी हैरानगी हुई है, ये जो पूरी मीडिया ब्रिगेड इस वक्त तारीफ और तौसीफ में लगी रहती है 24 घंटे। कल शहबाज शरीफ के इंटरव्यू के बाद जब मैं रात को ट्विटर वगैरह देख रहा था, कहीं उन्होंने उनसे नहीं पूछा कि भाई ये किस मंतक के तहत आपने कौमी हुकूमत का फार्मूला दे दिया बगैर इंतखाबात के 5 साल के लिए, और उसमें एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को बाहर निकालें, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल कर लें कि हमने कौमी हुकूमत बनानी है, और कहने लगे पहली दफा ये ऐसी हुकूमत होगी जिसमें सब जमातें शामिल होंगी। भाई आप तो माशाल्लाह कोलिशन गवर्नमेंट चलाते रहे ना सारे के सारे, उससे क्या नतीजा निकाल लिया? मुझे लगता यह है कि एक ऐसा शोशा छोड़ा गया है जिसकी ना कोई अकली मंतक है, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा रिएक्ट करना चाहिए पीपल्स पार्टी को, जो बड़ी चैंपियन बनी फिरती है। उनसे पूछे ना किस फार्मूले के तहत आपने ये चीज निकाली है कि जनाब और नवाज शरीफ साहब जवाब दें, और ये हमारी मीडिया ब्रिगेड जरा इसका पोस्टमार्टम करे कि इसके पीछे एजेंडा क्या है। खालिद साहब, वो कहते हैं कि अगर तहरीक इत्तेमाद में पैसे साबित हो जाए तो मैं मुजरिम हूँ, तो पहला मुजरिम नहीं के? ये मैं आपको बताऊं, जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त भी हर बात के साथ एक देले की करप्शन की बात करते थे कि मेरे खिलाफ कोई देले की करप्शन साबित हो जाए तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। और अब देखें, आप देले की बात करते थे, आपके खिलाफ तो 16 अरब रुपए का जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में जो है वो केस बन चुका है, लेकिन आप तो फर्द जुर्म भी आयद नहीं होने दे रहे। वहाँ पर केस जो है उसको इल्तवा का शिकार जो है वो कर रहे हैं। और दूसरा राना साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत की बात की, ये मावरा आइन बात है, और मैं समझता हूं कि अपने हलफ की जो है वो खिलाफ वर्जी जो है अब वो कर रहे हैं। और कौमी हुकूमत जो है वो उसका आइन के अंदर इस तरह की कौमी हुकूमत का कोई जिक्र नहीं है। एक जिक्र है 3 माह की कौमी हुकूमत जो है वो बन सकती है आइन के तहत, जब इंतखाबात करवाने हो तो अपोजिशन लीडर और वजीर आज़म वो तय करते हैं। वो 3 माह की, ये 5 साल की जो हुकूमत है ये नहीं बन सकती। वो निगरान हुकूमत होती है, वो कौमी हुकूमत नहीं होती। राना साहब, ये जो इतराफ़ शिकस्त है शहबाज शरीफ का कि भाई कौमी हुकूमत बना दें, यानी आप इंतखाबात और आइन से फरार हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मुझे एक जवाब दें, अगर हमने कौमी हुकूमत ही बनानी है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी को निकाल देना है, तो वोट को इज्जत दो कहाँ गई? जमहूरियत कहाँ गई? इलेक्शन कहाँ गया? वो निज़ाम कहाँ गया जिसमें अवाम अपनी हुकूमत मुंतखब करती है? इसका मतलब ये हुआ कि आप इदारों के साथ मिल के और इदारों के साथ खेल के अपनी मर्जी की हुकूमत बनवाएं, अपनी मर्जी के चेहरे लाएं, अपनी मर्जी के लोग बिठाएं और कहें जी ये हुकूमत है, तो फिर आप वोट को इज्जत दो कर बयानिए को दफन कर दें। बिल्कुल दफन कर दिया। इनकी जमहूरियत से मोहब्बत की मैं आपको जरा छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। जनरल अमजद शुएब साहब ने जो बात की थी, जरा दिखाइएगा ये जो डेमोक्रेटिक फेस है इनके असल चेहरे क्या हैं। वजीर दाखिला होते हुए वो कहते हैं हमारे सर पर हाथ है उनका, तो जनरल साहब वजाहत आनी चाहिए ना कि क्यों हाथ है किसी के सर पे, और नहीं होना चाहिए। वो कभी कहते हैं गेट नंबर 2 में पहला बार जवाब आना चाहिए ना। ठीक है जी जनरल साहब। देखिए जी, जुबैर उमर साहब सर पे हाथ रखवाने गए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास। अच्छा, किसी को तकलीफ नहीं हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा मुझे पता है कि सर पे हाथ रखवाने के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब भी गए थे। बात यह है कि आप इलेक्शन जीत जाएं तो इलेक्शन ठीक है, कोई और जीत ले तो इलेक्शन में सारी धांधली है। और जो जितनी आप बातें कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ पैदावार उस मार्शल्लाह की, मार्शल्लाह बुरा था, दखल देते थे, तो जो पैदावार है वो ठीक है। वो पैदावार भी तो गंद है ना, आप चिपके हुए हैं उस गंद के साथ। आपको पता होना चाहिए कि मार्शल्लाह की पैदावार, मार्शल्लाह बड़ा बुरा था, मैं कंडेम करता हूं मार्शल्लाह को, लेकिन जो वो पैदावार दे गया आप लोगों ने सर पे बिठा दी। आप कहां से अच्छे हो गए भाई? आप कौम को बर्बाद कर रहे हैं मार्शल्लाह की पैदावार को साथ लेके चलने में। वो लोग जो 10-10 साल मार्शल्लाह का साथ दे के हुकूमतें चलवाते हैं, फिर बाद में कहते हैं हम जमहूरी हो गए और आप उनके साथ हो जाते हैं, ये आपका ज़मीर है। जनरल अमजद शुएब साहब का एक क्लिप था जो मैंने कहा आपको शेयर कर दूं। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और जनरल अमजद शुएब साहब की बात को कंटिन्यू करते हुए कि अब वो दौर गए जब आप लोगों की छतों के सरिये जो है मुफ्त दे के
ताकतवरों की और वजारतें ले लेते थे। और ये जो आपके अंदर का एक छोटा सा डिक्टेटर है ना, जो इदारों के साथ मिल के शब खून मारता है जमहूरियत पे कि जी हुकूमत बना दें, यूँ कर दें, यूँ कर दें, ऐलान कर दें आपके आइंदा से आप वोट के ऊपर यकीन नहीं रखते, आप सिर्फ मिल मिला के हुकूमतें बनाने पे यकीन रखते हैं। जनरल अमजद शुएब साहब ने आपका असल चेहरा दिखाया। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।